ओके। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज ऑल्सो अ कंट्रोल टूल। जो बजटिंग आपने पढ़ी है आपके कॉस्टिंग के अंदर, दैट इज ऑल्सो अ कंट्रोल टूल, है ना। ये सिर्फ हमें चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, हमें वहां पे बताते नहीं है एक्चुअली कि ये पर्पस हमें बताते हैं, बट ये नहीं बताया है ये एक इंटरनल कंट्रोल टूल है। तो ये चीज यहाँ पे लिंक करके मैंने आपको बताई है। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग मुझे बताओ, जो स्टोर लेजर बनाते हैं अपन, है ना, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ा है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिकल इन्वेंट्री Yes, ma'am. सिस्टम, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, ये भी क्या है हमारे, एक क्या है, कोई कंट्रोल टूल है या कुछ प्रोसेस है? कंट्रोल टूल ही है। ये एक तरीके Yes, से ma'am. पॉलिसी बनाई हुई है मैनेजमेंट ने, ताकि हम कंट्रोल कर सके हमारे स्टॉक का, हमारा स्टॉक कब इन हो रहा है, कब आउट हो रहा है। तो ये हमारे सेफगार्डिंग ऑफ असेट, बिकॉज स्टॉक इज असेट। मैम मुझे इफेक्टिवनेस वाला बताना फिर से। हाँ, जस्ट वेट। जो असेट्स हैं उनकी सेफगार्डिंग करने के लिए हमने स्टोर लेजर का सिस्टम हमारे यहाँ पे अडॉप्ट किया। जो लोग आप लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स के अंदर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, फिजिकल वेरिफिकेशन, जो हमने बार बार पढ़ा है कि मैनेजमेंट को भी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द एंटिटी अपने यहाँ पे स्टॉक का या कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते रहना चाहिए। ये क्या है, एक कंट्रोल टूल है या फिर जस्ट एक फॉर्मेलिटी है? कंट्रोल टूल है मैम। क्यों है ये कंट्रोल टूल? ताकि हम असेट्स की सेफगार्डिंग कर सके। ठीक है। अच्छा, एबीसी एनालिसिस जो मैंने आपको बताया था कल, स्टॉक को हम ए, बी और सी अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जो कॉस्टिंग के अंदर आपने पढ़ा है। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक भी क्या है, एक कंट्रोल टूल है कि हम हमारे स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि अगर कोई स्टॉक पेरिशेबल नेचर का हो तो फटाफट से हम उसको उसी तरीके से, है ना, उसका ROL EOQ डिसाइड करना, ये सब भी क्या है, एक कंट्रोल टेक्निक्स है। ये जो भी आपने मटेरियल चैप्टर में पढ़े हैं, जितने भी नाम पढ़े हैं, बिन कार्ड सिस्टम भी पढ़ा है वहां पे। Yes, ma'am. System? बिन कार्ड सिस्टम। Pin card? No, ma'am. अच्छा, तो एक और कंट्रोल टूल का नाम होता है बिन कार्ड सिस्टम। इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे आप मेडिसिन की शॉप पे जाते हो कभी, है ना, तो वहाँ पे आप अलग अलग बॉक्सेस देखते हो, अलग अलग बॉक्सेस के अंदर आपकी मेडिसिन्स पड़ी रहती हैं। ठीक है। Yes, ma'am. उनके पास में कुछ मेडिसिन्स तो एक्सपायर्ड होने वाली होती है, ऐसा होता है, और कुछ मेडिसिन्स ऐसी रहती है जो उन्होंने जस्ट ऑर्डर दिया है और उनका एक्सपायरी 2 साल बाद में होगा। ठीक है। वो हमेशा आपको ये चेक करके देते हैं, क्योंकि आप दवाई लेने आए हो तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर उसको कंज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो वो आपको ये देख के देते हैं, जो नियर एक्सपायरी होता है वो पहले स्टॉक देंगे आपको, या फिर जो लेट एक्सपायरी चीजें वो आपको स्टॉक पहले देंगे। एक्सपायर होने वाला मैम देंगे। नियर एक्सपायरी पहले देंगे। नियर एक्सपायरी पहले देंगे, है ना। लाइक कोई, जैसे आप आज उनसे लेने गए कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे मेडिसिन दे दो, तो उसको पता है ऑब्वियसली ये मेडिसिन आप आज कंज्यूम करेंगे, 10 महीने बाद तो कंज्यूम करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हम जितना रिक्वायरमेंट होता है उतनी मेडिसिन लेकर के आएंगे। तो वो ऑब्वियसली जो 5 to 6 मंथ्स के अंदर एक्सपायर होने वाली है वो पैकेट निकाल के आपको देगा। वो 2 साल वाला जो मेरे पास जस्ट अभी स्टॉक आया है बंद करके, वो आपको नहीं देगा। तो वो कैसे अपने यहाँ पे ये सिस्टम रखते हैं कि वो वाली चीज पहले आपको निकाल के दे जो एक्सपायर होने वाली है, वो कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। वो कौन सा सिस्टम रखते हैं अपने यहाँ पे, बिन कार्ड सिस्टम रखते हैं। ठीक है, कि ये वाले बॉक्स के अंदर वो अपनी शेल्फ्स को इस तरीके से अरेंज करके रखते हैं, ताकि उन्हें ध्यान रहे कि मुझे पहले कौन सा बिन खत्म करना है, मुझे पहले कौन सा बॉक्स खत्म करना है। तो जो बॉक्स उसे सबसे पहले खत्म करना है वो उसे फर्स्ट रखता है, देन उसके बाद वाली एक्सपायरी वाली चीजें सेकंड में रखता है, और देन उसके बाद वाली थर्ड में रखता है। तो इस तरीके से
वो बिन कार्ड सिस्टम यूटिलाइज करता है। नो, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। बिन कार्ड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि चीजें खराब होने वाली हो, वहां पे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रखें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, कि हमको जो चीज पहले आई है हम उसका यूटिलाइजेशन पहले करेंगे। इसी टाइप से एक है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारे पास में सबसे बाद में आया है हम उसका पहले यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। बट बिन कार्ड सिस्टम केवल वो कंपनीज यूज में लेती है जो नॉर्मली पेरिशेबल नेचर की गुड्स यूज में लेते हैं। जैसे मेरे पास में आम पापड़ का फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली जो मेरा आम पापड़ पहले प्रोड्यूस हो गया होगा, मैं उसको इस तरीके से अरेंज करके रखूंगी। ये क्या है, एक स्टॉक मैनेजमेंट का तरीका है ना। वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी है जिससे आप वैल्यूएशन करते हैं आपके क्लोजिंग स्टॉक का। डिफरेंस समझना दोनों में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसके अंदर आप आपके स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कि मेरे पास में एंड में 10 साड़ी बच गई, तो ये 10 साड़ी का मुझे कितना रुपया लिखना है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये चीज आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिसाइड करवाता है। ओके, बिन कार्ड सिस्टम एक कंट्रोल टेक्निक है जिससे आप क्या करते हैं, आपके स्टॉक को मैनेज करते हैं। क्लियर, समझ में आया कि कौन सा स्टॉक आपको पहले बाहर निकालना है। तो मैं स्टॉक को इस तरीके से जमा करके रखती हूँ ताकि जो फर्स्ट चीज है वो बाहर फर्स्टली निकल जाए। क्लियर सबको व्हाट इज बिन कार्ड सिस्टम, Yes, ma'am. है ना। Yes, तो ma'am. इससे मैं क्या कर रही हूँ, मेरी असेट्स की सेफ गार्डिंग कर रही हूँ। दिस इज ऑल्सो अ कॉस्टिंग टेक्निक जो मैंने यहाँ पे लिखी है आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए। इससे भी मैं क्या कर रही हूँ, असेट्स का सेफ गार्डिंग कर रही हूँ ताकि मेरे पास में स्टॉक ज्यादा खराब ना हो। देन अच्छा, एक बार मुझे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन समझाना था आपको। आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद करो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? सेट करना, बजट सेट करना। ताकि क्यों Variance किए जाते हैं निकल- आपके ये? Variance स्टैंडर्ड कितना वेरी कर रहा उसका है। इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूज हो सके कॉर्पोरेट बिजनेस। ताकि कहाँ पे रिसोर्सेज का, है ना, ताकि रिसोर्सेज का इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। यस मैम। हमारा रॉ मटेरियल ज्यादा यूज ना आए, मतलब उतना ही यूज आए जितना रिक्वायरमेंट है। हमारे मैं वो लेबर्स, इफेक्टिवली यूज आए। हमारे जो लेबर मैन है वो उतना ही टाइम इस प्रोडक्शन में दें जितना रिक्वायर्ड है ना। अब नाउ हम उसे कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल के अंदर कितना यूज किया आपने और हमने कितना डिसाइड किया था, ठीक है, जिससे आप वेरिएंसेस निकालते हैं और उन वेरिएंसेस के ऊपर मैनेजमेंट वापस से एक्शंस लेता है कि इतने वेरिएंसेस आए क्यों। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम क्यों बनाया है, ताकि आपके यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, आप उन्हें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैरी आउट कर पाए। क्लियर? यस मैम। देन है हमारे पास में कि हमें क्या करना है, कंप्लाइंसेस करने हैं एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस के। से आपका टाइम पीरियड होता है, लाइक आपने कौन से रिटर्न्स पढ़ लिए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ा? नहीं पढ़ा। अच्छा, कोई रिटर्न नहीं पढ़े, तो मैं एक आपको नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। जैसे टीडीएस रिटर्न्स है, तो मुझे टीडीएस डिपॉजिट करवाना होता है। जैसे जो मार्च से रिलेटेड टीडीएस है वो मुझे 7 अप्रैल तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। अगर मैं गवर्नमेंट को 7 तारीख तक डिपॉजिट नहीं करवाती हूँ तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगती है, ठीक है। पेनल्टी क्या लगेगी, जो भी डिसाइडेड है 200 रुपये पर डे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया तो 200 रुपये पर डे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। नाउ टीडीएस का रिटर्न बनाने के लिए मेरे पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन, की किस किस चीज़ के ऊपर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है, किस बंदे के ऊपर डिडक्ट करना है, कितना प्राइस डिडक्ट करना है, वो टाइमली डिपॉजिट हो जाए, ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी होनी चाहिए जो मेरा ड्यू डेट आता है उससे पहले। तो एप्लीकेबल जो भी मेरे ऊपर लॉज है, रेगुलेशन है, उनकी टाइमली कंप्लाइंस हो ताकि मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगे।
ठीक है, ये भी एक रिस्क है, पेनल्टी लगना। तो Yes, इसको ma'am. कवर करने के लिए मैनेजमेंट कुछ पॉलिसीज बनाता है, जैसे मैंने लिखा आपको चेकलिस्ट बनाता है। चेकलिस्ट क्या बनाएगा वो, कि लाइक अप्रैल मंथ के अंदर मुझे कौन कौन से लॉज की कंप्लाइंसेस करनी है, ठीक है। उसने एक डिटेल बना लिया कि टीडीएस बिफोर 15 हो जाना चाहिए, इनकम टैक्स ये बिफोर दिस हो जाना चाहिए। उसने सारी जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल लाइबिलिटीज है उनका एक चेकलिस्ट बना लिया। पहले क्या डेडलाइंस डिसाइड कर ली ना, 15 तारीख तो आपका लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो अब ये जो डिपार्टमेंट है लॉज और रेगुलेशंस का, वो क्या करता है, एक डिसाइड कर लेता है कि किस एंड डेट तक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से मेरे पास में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, ताकि मैं ड्यू डेट पे ये रिटर्न को फाइल कर सकूं। तो इस तरीके से एक पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना देते हैं मैनेजमेंट, ताकि हर एक बंदा टाइमली अपना वर्क करे और हमारे लॉज और रेगुलेशंस की कंप्लाइंस भी टाइमली हो जाए, ताकि हमें पेनल्टीज और जो भी चीज़ें होती है उनको फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स को क्या कर रखा है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया हमने। क्या कि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क मोस्टली ये 4 में आप कोई भी रिस्क डाल सोचो, उन 4 में से किसी ना किसी में सेट हो जाएगी, है ना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंक्रीज करने के लिए, रिलायबिलिटी को, ऑपरेशंस को अच्छे से कैरी ऑन करने के लिए, असेट्स की सेफगार्डिंग के लिए और लॉज की कंप्लाइंसेस के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डिसाइड कर देता है। उन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, फर्स्ट पेज जो मैंने लिखा है, ये आपको बताया मैंने आपका बेस तैयार करने के लिए। आज इस बेस से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप कर सकते हैं, है ना, बट करने नहीं है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 1 मैं अभी आपको समझा रही हूँ, इसे नोटबुक में लिख लेना। पेपर नंबर 1 भी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम पढ़े कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं तो हमें फटाफट से याद आ जाए। नाउ मैम देखिए, नोट्स में भी तो है ना आपका ये लिखा हुआ? हाँ हाँ, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, बट नोटबुक में मैंने आपको इस तरीके से लिखा दिया कि आपको पॉइंट्स वाइज याद रहेंगी चीजें। देखिए, द इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस और पॉलिसीज। अपन बार बार 2 वर्ड्स बोल रहे थे, याद है आप लोगों को, कि ऐसे प्रोसेस या पॉलिसीज है जो कौन डिजाइन करता है, मैनेजमेंट डिजाइन करता है। इसलिए सेकंड लाइन क्या आ रही है, डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। 3 वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना कि इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन किए जाते हैं। पहले डिजाइन का मतलब क्या, मैंने एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट बना दिया पूरा, ठीक है, अब मैंने इसे एम्प्लॉयज को कन्वे किया, एम्प्लॉयज को समझाया कि आपको ये काम ऐसे करना है, और एम्प्लॉयज को उस बिजनेस के अंदर ये काम करवा रही हूँ मैं। इस तरीके से मैंने पॉलिसीज बना दी है कि मेरे बिजनेस में ये सारे काम हो रहे हैं, तो दिस इज इम्प्लीमेंटेड, है ना। देन मेंटेन्ड का मतलब क्या हुआ, कि अगर मान लो जब पॉलिसी फॉलो हो रही है और उस समय मुझे लगा कि यार अभी भी मेरे इंटरनल कंट्रोल्स में ये वीकनेस है, मुझे कोई वीकनेस पकड़ में आ गई, ठीक है, तो उसको क्योर करके वापस से रिवाइज करके इम्प्लीमेंट करवाना इज नोन एज मेंटेन्ड। तो ये तीनों काम किसके हैं, मैनेजमेंट के हैं या ऑडिटर के हैं? मैनेजमेंट के हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके आ सकता है, डिजाइन्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट, और साथ में एक वर्ड लिखा है मैंने, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, इसको हम कल समझेंगे, एंड अदर पर्सनल, ठीक है। अभी हमें सिर्फ क्या याद रखो, डिजाइन्ड, इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट। नाउ क्यों कर रहे हैं ये, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि हम ये रीजनेबल एश्योरेंस वर्ड सबको क्लियर है, रीजनेबल एश्योरेंस दे सके कि हमारी एंटिटी में ये जो 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मतलब हमारी एंटिटी में रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उनको इंक्रीज करने के लिए हमने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इन 4
अनुसार ये जो ऑब्जेक्टिव है एंटिटी के, इनको अचीव करने के लिए हमने कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोसेसेस बनाए हैं। इन्हीं का रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। अगेन रीजनेबल एश्योरेंस वर्ड क्यों यूज में लिया? क्योंकि कंट्रोल्स लगाने के बाद भी आप रिस्क को जीरो नहीं कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे चांसेस है कि आपके एम्प्लॉयज आपकी एंटरप्राइज के अंदर एरर्स कर दे, आपके फ्रॉड कर ले, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी रह सकती है। इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमें? रीजनेबल एश्योरेंस, अगेन नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्लियर सबको डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? यस मैम। है ना? तो चलिए यहाँ पे आज हम हमारा कंप्लीट करते हैं लेक्चर इंटरनल कंट्रोल का। आपको आज का होमवर्क क्या करना है वापस से बता देती हूँ। वाउचिंग वेरिफिकेशन का जो पेपर 1 और पेपर 2 था, नोट्स जो मैंने मैनुअल नोट्स दिए थे, उसको आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। और सेकंड, ये जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपको इंटरनल कंट्रोल की नोटबुक, है ना, ये नोटबुक मेरी 40% प्रिपेयर्ड है, तो मैं सारी अभी ही सेंड कर रही हूँ आपको। केवल फर्स्ट और सेकंड पेपर नहीं कर रही, है ना, पूरा ही कर रही हूँ। बट आज आप लोग फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पेपर और क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 चीजें अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर लेना, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले, आज इतना टाइम अवेलेबल हो तो आज कर लेना, अदरवाइज इंटरनल कंट्रोल का कल कॉपी कर लेना। बट वाउचिंग वेरिफिकेशन आज सब लोग करेंगे, ओके। मैम वाउचिंग वेरिफिकेशन की परसों क्लास वाली भी नोटबुक भेज दीजिए। वो मैंने सेंड करी ना, ठीक है, मैं वापस से सेंड कर दूंगी। मैम यस मैम एक बार परपेचुअल इन्वेंटरी बता दो क्या होता है? ये अकाउंटिंग का है आपका, परपेचुअल इन्वेंट्री और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर तो क्या होता है, लाइक हमारे को स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो हम एक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि भाई 10 दिन बाद में या 20 दिन बाद में हम आकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, महीना भर बाद में, ठीक है। यहाँ पे हर वक्त पे एक बंदा अपॉइंटेड नहीं रहता है, उस टाइम पीरियड के एंड में वो बंदा आता है और चेकिंग करके चला जाता है। तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि जिस दिन वो बंदा आएगा हमें हमारा काम रोकना पड़ेगा, हमें सेल भी रोकनी पड़ेगी, परचेजेस भी रोकनी पड़ेगी, ताकि एट प्रेजेंट मेरे पास कितना स्टॉक है मैं उसकी चेकिंग कर पाऊँ। नाउ पीरियोडिक सिस्टम के परपेचुअल के अंदर क्या होता है, मेरे पास में हर वक्त एक बंदा मेरे स्टोर लेजर के बाहर खड़ा रहता है। जब भी मेरा गुड्स इन होगा तो वो इन तभी होगा जब उसकी स्टोर लेजर में एंट्री होगी, फिर वो अंदर जाएगा, ठीक है। और जब भी आउट होगा तो पहले स्टोर लेजर के अंदर लिखा जाएगा और फिर वो आउट होएगा। तो मैं एट एनी टाइम, परपेचुअल मतलब हमेशा कंटिन्यूअसली चलते रहने वाला, तो मैं एट एनी टाइम जाकर के हैंड टू हैंड उस स्टोर कीपर से पूछ सकती हूँ कि क्वांटिटी कितना है मेरे अंदर। तो दैट इज नोन एज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ओके मैम। ओके, तो क्लियर सबको सारी चीजें? आज का जो पढ़ा है वो रीड जरूर करना घर पे। यस मैम। यस मैम। Okay, Thank you, ma'am. all of you.